कि 1965 में हम पाकिस्तान को बुरी तरह हरा चुके थे, को स्वतंत्र राष्ट्र बना देना चाहिए, ये लोगों के मन में भाव था। इनको घुस के मारें क्योंकि इन लोगों ने हमको परेशान कर दिया है। तो उस समय हम लोगों को 1 महीने की ट्रेनिंग में ये बतलाया गया कि बम कितने प्रकार के होते हैं। अगर सायरन बजता है, सायरन बज रहा है मतलब आपके शहर के आसपास या आपसे 100, 200, 300, 500 किलोमीटर दूर में कोई दुश्मन का जहाज आ रहा है। पहलगाम हमले के बाद में भारत और पाक के रिश्ते अब ठीक नहीं हैं और लगातार जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से जो बयान आ रहे हैं, उसके बाद लगातार युद्धाभ्यास से लेकर के तमाम तरह की तैयारियां हमारा देश कर रहा है और एक सर्कुलर जारी हुआ है गृह मंत्रालय की ओर से कि अब 244 जिलों में कल मॉकड्रिल की जाएगी और ये मॉकड्रिल में हमारा दुर्ग जिला भी शामिल है। हालांकि इसको लेकर के पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये होता है कि आखिर ये क्या ब्लैकआउट होगा या क्या मॉकड्रिल होगी, क्योंकि अभी की पीढ़ी को ये नहीं पता है कि आखिर ये सारी चीजें, क्योंकि 54 साल के बाद अगर देश में युद्ध की स्थिति बनती है तो उस समय सिविल डिफेंस के लिए हमें किस तरह से तैयार रहना है या किस तरीके से हमें एहतियातन अपने आप को एक तरीके से तैयार रखना है, वो सारी चीजें सिखाई जाएंगी। लेकिन इससे पैनिक होने की कहीं जरूरत नहीं है। पर 54 साल पहले 1971 में भी ऐसी स्थिति बनी थी देश में और तब भी यहाँ पर मॉकड्रिल हुआ करता था, ब्लैकआउट होता था रात के समय, यहाँ पे लोगों को सिविल डिफेंस भी सिखाया जाता था। तो उस वक्त के क्या हालात थे, किस तरीके की उस समय चीजें होती थी, कुछ संस्मरण हम उस समय के लोगों से भी जानते हैं। हमारे साथ रघुनाथ मिश्रा जी हैं, चाचा काफी बुजुर्ग हो चुके हैं अब, लेकिन उस वक्त 1971 के दौर में वो स्कूल में थे और उस वक्त कैसा माहौल होता था, किस तरीके से मॉकड्रिल होती थी, क्या या भिलाई का माहौल था, चाचा जानते हैं। चाचा यहाँ पे किस तरीके से 1971 की अगर हम बात करें तो किस तरह का माहौल था, मॉकड्रिल उस समय भी हुआ करती रही होगी युद्ध का अगर उस समय था तब? देखिए, भारतीय जनमानस में युद्ध को लेकर एक बड़ा वो बोलते हैं ना कौतूहल और एडवेंचरस जो मामला होता है, ऐसा लोग था और हम जीतेंगे ये आत्मविश्वास था। सबसे बड़ी बात ये थी कि देश का विपक्ष उस वक्त भारतीय जनसंघ हुआ करता था, वो पूरी तरह सरकार के साथ खड़ा था, पूरी तरह। अटल बिहारी वाजपेयी जी का ऐलान था, तो ऐसा लगता था नहीं था कि कहीं कोई मनभेद है या मतभेद है। इसलिए जनता एकदम तैयार थी लड़ाई लड़ने के लिए और उत्साह इसलिए दुगना था कि 1965 में हम पाकिस्तान को बुरी तरह हरा चुके थे। लोगों को लगता था कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है और जो बांग्लादेश में, पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश बनाने की मांग हो रही है, जनता मांग कर रही है और सेना ज़्यादा उन पर अत्याचार कर रही है, उनको मदद करके उसको स्वतंत्र राष्ट्र बना देना चाहिए, ये लोगों के मन में भाव था। भिलाई की अगर हम बात करें तो भिलाई में किस तरीके की तो उस भाव को लेकर के, चूंकि भिलाई उसी पास में आ रहा था, भिलाई उस वक्त आप समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ के सबसे जागरूक नगरों में भिलाई की गणना होती थी। आज भी है, अभी बिलासपुर और रायपुर ही डेवलप किए हैं, लेकिन भिलाई उस वक्त बुद्धिजीवियों का शहर माना जाता था, लड़ने वालों का शहर माना जाता था। तो भिलाई में विशेष उत्साह था, लोग भिलाई को देखने और सुनने आते थे, गांव के लोग आते थे। जब यह ब्लैक आउट होता था, संचार माध्यम इतने कड़े नहीं थे कि एक एक आदमी को और तत्काल कोई सूचना मिल जाए, लेकिन पहले से जानकारी दी जाती थी कि युद्ध की स्थिति है, ब्लैक आउट हो सकता है, आप उसके लिए तैयार रहें। और आपको क्या कर रहा है, जो पटरी पार के लोग हैं जहाँ बिजली कनेक्शन नहीं है, वो पेट्रोमैक्स न जलाएं, लाइटिंग पूरी नहीं दिखनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट नहीं जलेगी, क्यों स्ट्रीट लाइट तो हुआ करती थी लेकिन घरों में कनेक्शन नहीं मिले थे। सेक्टर में जहाँ बिजली कभी जाती ही नहीं थी, तो नया अनुभव लोगों को होता था। 65 में भी, 71 में भी, नई पीढ़ी थी, बिजली भी जाती है, पूरा ब्लैकआउट होता था। प्लांट के अंदर क्या व्यवस्था होती थी ये तो मैं नहीं बता सकता अंदर की बात को, लेकिन प्लांट के ऊपर भी जो आप देख रहे हैं चिमनियों का धुआं रात को दिखाई देता है ना, उसको दिखाई नहीं देता था। ऐसी व्यवस्था रहती थी कि कोई
ऊपर से देखना चाहे तो उसको अंदाज न हो कि कोई बड़ा शहर है या कारखाना है। ऐसी व्यवस्था थी, वो मुझको अच्छी तरह याद है। आप उस समय कौन सी हम क्लास में 10वीं थे? कक्षा में पढ़ते थे। मैट्रिक में उस समय। हाँ, सेक्टर 1 हायर सेकेंडरी स्कूल में। तो अच्छी तरह से मुझको याद है। लोगों का उत्साह और कोई चिंता नहीं ब्लैक आउट हो रहा, नहीं, लड़ाई होना चाहिए, जीतना चाहिए। पूरा महीना भर अंधेरा रहेगा तो हम रहेंगे, लेकिन हमारी सेना जीतनी, हमारी सरकार जीतनी चाहिए, ऐसा उत्साह था। ये मुझको अच्छी तरह याद है। हमारे साथ गनी खान जी भी है। गनी खान जी, आपको उस समय का कुछ याद हो, बचपन की कुछ चीजें जो 1971 के दौर पे? 1971 में जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान का और इंडिया का, तो उसमें हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को अंदर घुस के मारा और मारने के बाद में बांग्लादेश को अलग करा दिया इंदिरा गांधी जी ने। और ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए कि हम तो शासन को, प्रशासन को, गृह मंत्री जी को बोलते हैं कि इनको घुस के मारें, इनको घुस के मारें, क्योंकि इन लोगों ने हमको परेशान कर दिया है। ना ये इनके पास खाने को है, ना पहनने को है, कुछ नहीं है, हमको परेशान कर दिया है। कुछ लोग जो है ना घूमने फिरने जाते हैं और जाने के बाद में ये आतंकवादियों को इतना मतलब सिरे दे रखे हैं कि वो आते हैं गोली चला के हमारे आदमियों को मार के चले जाते हैं। ये हमारे गृह मंत्री को भी सोचना चाहिए इस बारे में कि हम भी इनको घुस के मारें, हम भी इनको घुस के मारें। और 71 में ब्लैक आउट होता था 8 बजे 9 बजे, तो हमारे भिलाई के अंदर में इतना उत्साह हो जाता था, इतना उत्सव हो जाता था कि पर जनता बाहर में दिखती थी, बाकी लाइट नहीं दिखती थी, कहीं भी कुछ भी प्लांट नहीं दिखता था, कुछ भी बिल्कुल जो है ना 1 घंटे तक सारन बजा के चले जाते थे, ब्लैक आउट हो जाता था। हमने ये देखा कि ऊपर में प्लेनों को उड़ते हुए देखा हमने भिलाई के अंदर में। उस समय एक इधर से जा रहा है, एक उधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। तो हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे उस समय, हम लोगों ने यही सब देखा। और हमारी यही है कि मोदी जी को इसके ऊपर में तकड़ा स्टेप लेना चाहिए और बिल्कुल इनको सबक सिखाना चाहिए। अभी जिस तरीके से स्थिति बन रही है, हो सकता है युद्ध न भी हो या हो भी, दोनों चीजें स्थिति है। और चूंकि मॉकड्रिल की बात कल कही जा रही है, तो कई बार पब्लिक पैनिक भी हो जाती है कि अरे अब क्या होने वाला है। तो किस तरीके से लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने उस समय का दौर देखा है, तो किस तरीके से लोगों को धैर्य के साथ रहना होगा? बिल्कुल हम लोग संभल के रहते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे यहाँ तो भिलाई तो एक इतना अच्छा शहर है कि हम लोग सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहते हैं। और मिल के रहने के बाद में हमारे यहाँ युद्ध, यहाँ हमारे यहाँ कुछ नहीं है, जो भी कुछ है। बाकी हम तो यही करते हैं कि अभी मोदी जी को जो है ना शांत नहीं बैठना चाहिए। कब तक हम शांत बैठेंगे, कब तक इनका सुनेंगे? ये साले 4 आतंकवादी आते हैं, कभी साला जो है ना जहाज हाईजैक कर लेते हैं, कभी कुछ हाईजैक कर लेते हैं। इनको सालों को सबक सिखाना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, सबक सिखाने के लिए हर कोई तैयार है, हर कोई कि यही चाहे कि आखिर देश के प्रधानमंत्री कोई ऐसा स्टेप ले कि आतंकवादियों को और उनका समर्थन करने वाले देश को बिल्कुल सबक मिले। और जिस तरीके से मॉकड्रिल की बात की जा रही है, कलेक्टर आज शाम बैठक भी लेंगे, इसमें तय होगा कि कल किस तरीके से सारी मॉकड्रिल की जाएगी। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के नियमों के अनुसार और कई चीजें ऐसी होती है कि जो हमें अपने चैनल के माध्यम से या अपने खबरों के माध्यम से हमें उन्हें नहीं बताना होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये सिविल डिफेंस की बात होती है। सिविल डिफेंस आपको किस तरीके से छोटी-छोटी चीजें हैं, आपको दूसरों की कैसे मदद करनी है, खुद की कैसे मदद करनी है, आपको मॉकड्रिल के दौरान कैसे रहना है घरों में, और किस तरीके से आपको एक जो बिहेव होता है कि एक अच्छे नागरिक का, वो कैसे करना है, वो भी सिखाया जाएगा। 1971 के दौरान मॉकड्रिल हुई थी और अलग-अलग शहरों में अलग-अलग माहौल था। भिलाई की बात हमने आपको अभी सुनाई, लेकिन हमारे साथ बिस्तुरिया जी हैं। बिस्तुरिया जी यूं तो भिलाई में बरसों से रह रहे हैं, लेकिन जब 1971 का दौर था, मॉकड्रिल हुई थी, तब सिविल डिफेंस का हिस्सा भी रहे हैं। उस समय क्या माहौल था, क्या उनका अनुभव था, क्या संस्मरण थे, जानते हैं। बिस्मिल्लाह जी, आप 1971 के जब भारत पाक का युद्ध हुआ तो उसमें मॉकड्रिल की व्यवस्था थी, सारी चीजें हुई थी, सिविल डिफेंस की चीजें भी सिखाई गई थी। आप उस समय किस तरीके से उसमें पार्टिसिपेट किए थे? मैं 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था 1971 में, और युद्ध का वातावरण जो बना था, उसके पहले सिविल डिफेंस का काम चालू हुआ। और उसमें जो पूरे शहर के हेड थे वो कलेक्टर थे, और उन्होंने नगर पालिका के सारे वार्ड पार्षदों को अपने अपने वार्ड
की जिम्मेदारी दी थी। वो अपने सिविल डिफेंस के वो सब हेड थे और उनके साथ साथ 5-5 लोग और थे। तो अपने जो वार्ड पार्षद के साथ 5 लोगों की टोली में मैं भी था। तो उस समय हम लोगों को 1 महीने की ट्रेनिंग में ये बतलाया गया कि बम कितने प्रकार के होते हैं, हाइड्रोजन बम, ये बम, वो बम। इसके अलावा जो चॉकलेट बम होते हैं, टॉयस बम होते हैं, जैसे ऊपर से उन्होंने बम फेंक दिए और पूरे शहर की आबादी में फैल गया। अब उठाया किसी बच्चे ने, चॉकलेट बम समझ के उठा लिया, टॉयस बम समझ के उठा लिया, तो फट जाते थे, वो बच्चा उससे एक्सपायर हो सकता था। इस टाइप की चीज़ें बताई उनने। फिर हम लोग को बताया कि युद्ध के समय क्या स्थिति रहेगी, शहर के अंदर ब्लैकआउट रहेगा तो आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को घर घर जाना है, कोई किसी की रोशनी घर से बाहर आ रही है, आपको उसको बताना है कि भैया इसको पूरा कवर करो। और एक्सरे की जो फिल्में हैं पुराने वाली, उनको लगवाने के लिए बोलना है ताकि उससे रोशनी बाहर नहीं आ सके। और इसके साथ साथ घरों में कैसे रहना है। अगर सायरन बजता है, सायरन बज रहा है मतलब आपके शहर के आसपास या आपसे 100, 200, 300, 500 किलोमीटर दूर में कोई दुश्मन का जहाज आ रहा है, तो आपको सायरन बजते ही साथ जो पोजीशन है लेनी है। दीवार के किनारे खड़े हो गए तो आप ऐसे खड़े हो जाइए, बीच में खड़े हो तो आप लेट करके ऐसे खड़े हो जाइए, और अगर टेबल है तो टेबल के नीचे आ जाइए, या पलंग है तो पलंग के नीचे आ जाइए, अपने आप को सेव करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग उनको बताते थे। और इसके साथ साथ उनको हम यही बताते थे कि बच्चों को अपने सावधान रखो। कभी कभी क्या होता है, जहाज़ आया और हल्ला नहीं हुआ, वो बाहर से ऊपर से अपना छोटे छोटे ये सब फेंक के चला गया, तो हमारे बच्चों को मालूम नहीं रहेगा। उनको आप बताओ कि इस टाइप का काम नहीं करें और इस टाइप की सावधानी बरतें। और बम, ये जब हवाई जहाज आते हैं जो प्लेट अब अपना बम गिराने के लिए, तो आपका कहीं आग लग जाए, कहीं पर कुछ हो जाए, किसी बुजुर्ग कोई फंस गया है, कुछ कर गया है, तो उसको जैसे छत के ऊपर है तो उसको आप कैसे लाओगे। स्ट्रेचर आपके पास अगर नहीं है तो आप रस्सी से उसको कैसे बांध करके नीचे उतारोगे। और एक बड़ा मज़ेदार किस्सा ये हुआ कि जवाहर चौक करके कटनी में स्थान है, ब्लैकआउट मतलब था। उस समय आप कटनी में रहा करते हाँ, ब्लैकआउट लगा हुआ था और वहाँ पर ट्रायल कर रहे थे कि किस टाइप से अगर स्थिति आएगी। तो ऊपर से सेकंड मंजिल में क्या हुआ, मेरे को उन्होंने बोला ये थोड़ा वजनदार नहीं है ज़्यादा, इसको अपन उतारने के लिए ट्रायल करते हैं। तो वो रस्सियों से बांध करके और रस्सी नीचे फेंक दिया, और वहाँ से रस्सी फेंकते रहते, रस्सी यहाँ से खींचते जा रहे थे। और इसी बीच में क्या हुआ, जैसे मैं नीचे पहुँचा ही नहीं था और सायरन बज गया, तो सब लोग छोड़ के भाग गए मेरे को अपनी अपनी जगह पर। फिर जब क्लियरेंस का सायरन बजा तो सब बाद में आए। तो वहाँ स्थिति उस समय इतनी ख़राब थी कि चली जाता। युद्ध में सारी चीज़ें की शंका को शंका बनी रहती थी, कब बम गिर जाएगा, कब गिर जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कटनी, जबलपुर, इटारसी, यहाँ पर रक्षा विभाग का बहुत बड़ा काम है। जबलपुर में 3 फैक्ट्रियाँ हैं, जो कोई खोखा बनाता है, तो कोई गोलियाँ बनाता है, जो कोई अपने गोले बनाते हैं। और कटनी में भी आर्डिनेंस फैक्ट्री बहुत बड़ी है, करीब वहाँ पर 3 से 4 हज़ार लोग काम करते हैं, और प्रतिबंधित एरिया, वहाँ किसी जाने का मामला नहीं है। तो और जब चुनाव ये जब हो रहा था तो उसमें रक्षा मंत्री इंदिरा गांधी ने खुद वहाँ विजिट किया था चुनाव के समय, मतलब से युद्ध के समय, और ये देखने के लिए कि किस किस चीज़ की हमको आवश्यकता है, कौन सी चीज़ कम पड़ रही है, किसको हमको स्पीड से बनाना है। ये अपने इंस्ट्रक्शन दे करके वो वहाँ से गए थे। बात हम अगर आज के संदर्भ की कल जिस तरीके से आज में देश में जो हालात हैं, कल पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ दुर्ग जिले में मॉकड्रिल होना है, चूंकि राष्ट्रीय संपदा के नाम पर हमारे पास बीएसपी बड़ा प्लांट है, तो यहाँ पर कल मॉकड्रिल हो रही है। तो क्या लोगों में एक डर आता है, या उसको किस तरीके से हमें उसको एक बिल्कुल स्मूथली रखना है कि ये चीज़ें, पैनिक जब युद्ध होता है या युद्ध शुरू होता है तब की बात अलग होती है, लेकिन अभी ये एक अभ्यास होता है या एक तरीके की चीज़ है, तो लोगों को किस तरीके से सहयोग करना है? लोगों को इसमें सहयोग पूरा करना चाहिए। युद्ध हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन युद्ध की आशंका बनी हुई है। ये जिस टाइप से वातावरण बना हुआ है, मोदी जी के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं, पहले उन्होंने तीनों रक्षा प्रमुखों से बात की, अपना जो हमारे डोवाल जी उनसे बात की, हमारे रक्षा मंत्री उनके साथ बैठ के बात की, अब उनसे सबसे अलग अलग बात कर रहे हैं। तो ये संकेत जो दे रहा है वो स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, और ये बड़ा होने वाला है। तो इसमें मोदी जी भर का मामला नहीं है, ये तो देश की जनता को पूरा सहयोग करना है इसमें। कल मान लीजिए अगर हमारे यहाँ बम गिर गया, जिस टाइप से आज ब्लैक स्टील प्लांट, एक मिनट, जिस टाइप से ब्लैक स्टील प्लांट का मामला है, एक मिनट, आज के संदर्भ में जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, तो लोगों को किस तरीके से यहाँ पर इन चीजों को कल मॉकड्रिल है किस रूप में लेना चाहिए इसे? भाई देखिए, एक तो ब्लैक स्टील प्लांट यहाँ पर है हमारा, एक तो पावर प्लांट भी है बड़ा वाला 500 मेगावाट का,
इसके अलावा भी जो क्षेत्र है पूरा बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ पर कुछ चीज़ अगर होती है तो दिक्कत पूरी जनता को झेलना पड़ेगी। तो इसलिए जनता को जो सरकार के निर्देश आते हैं, जिला कलेक्टर जो निर्देश दे रहा है उसको मानना चाहिए और उस हिसाब से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि तैयारी नहीं करेंगे हम और कोई घटना घटेगी तो उसके बाद चेतेंगे तो हमारा नुकसान अगर 5% होना है तो 20% हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपको बता दूं कि 1971 के दौरान जब भारत पाक का युद्ध चला था, अगर उसमें भिलाई की बात करें तो उस समय एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट अपने बिल्कुल रनिंग कंडीशन में था, बहुत अच्छी पोजीशन में था। और उस वक्त यहाँ पर यह स्थिति थी कि जो बुजुर्ग बताते हैं कि उस वक्त यहाँ पे मरोदा जलाशय जो पानी के स्रोत थे उसे विशेष रूप से संरक्षित किया गया था, वहाँ खास निगरानी की गई थी, ताकि कई बार ऐसी अफवाह भी उठती थी कि लोग पानी में जहर मिला देते हैं या इस तरीके की चीजें मिला देते हैं कि लोग उससे मर जाएं या उन्हें नुकसान हो जाए। तो खासकर जो मरोदा जलाशय जिससे पूरे शहर को सप्लाई होता था पानी, वहां पे विशेष निगरानी की जाती थी, प्लांट की विशेष निगरानी की जा रही थी। उस वक्त बड़ी बड़ी लाइटें सायरन बजते ही बंद कर दी जाती थी। तो उस समय की जो परिस्थितियां जरूर समय बदला, लेकिन आज के मॉकड्रिल का तरीका भी वही होता है। कल जब शाम के वक्त मॉकड्रिल होगा तब शहर में लोगों को समझ में आएगा कि अब हमें किस तरीके से सतर्क रहना है या किस तरीके से सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमें चलना है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।